मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल फैक्टर्स। इससे पूर्व के दो जो है वीडियो में हमने फिजिकल फैक्टर्स ही पढ़े। उसमें प्रथम वीडियो में हमने फिजिकल फैक्टर्स टेम्परेचर या ताप का विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद वाले वीडियो में हमने दो फिजिकल फैक्टर्स के बारे में अध्ययन किया, जिनमें जो है प्रकाश यानी लाइट और वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन, दो फिजिकल फैक्टर्स का अध्ययन कर लिया। इस प्रकार अब आज के इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए फिजिकल फैक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, अगला फिजिकल फैक्टर जो हमारा है, भौतिक कारक है, वो वायुमंडलीय नमी या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटीज है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता या नमी कहलाती है। इसे आपेक्षिक आर्द्रता के रूप में दर्शाया जाता है। वायुमंडल में वाष्प ग्रहण करने की क्षमता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है तथा ताप के घटने पर घट जाती है। इस प्रकार इस पर सामान्यतः वायुदाब यानी कि ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। वनस्पतियों पर वायुमंडलीय नमी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, परंतु जंतुओं में यह विशेषकर जनन एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। मरुस्थलीय भागों में रात्रि के समय जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तब ही जंतु अपने बिलों से बाहर आते हैं। अधिक आर्द्रता वाले भागों में हाइड्रोफाइट्स एवं लाइकेन वनस्पतियां उगती हैं। अगला फिजिकल फैक्टर है हमारा पवन, विंड, हवा। पवन मौसम निर्धारण का प्रमुख कारक है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। इस तरह वायु का धरातल के समानांतर बहना पवन तथा धरातल से ऊपर अथवा ऊपर से धरातल की ओर गति करना वायु तरंग कहलाता है। वायुमंडल के क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रचंड वेग से गतिशील वायु की धाराओं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। पवन एक महत्वपूर्ण कारक है जो मुख्यतः मैदानी भागों, समुद्री किनारों तथा ऊंचे पर्वतों पर जीवों को प्रभावित करती है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न हो जाती है। वायुदाब की भिन्नता के कारण वायुदाब की भिन्नता का कारण असमान तापक्रम होता है। विषुवतरेखीय क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वायुदाब कम होता है, अतः पवन सामान्यतः ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। पवन की गति स्थान के अनुसार अनेक कारकों जैसे कि भौगोलिक स्थिति, जलस्तर, स्थलाकृति, ऊंचाई, समुद्र किनारे से दूरी तथा वनस्पति सहित बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। वायु की गति का मापन एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत कंपटीशन परीक्षाओं में, एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि वायु गति का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है, तो उत्तर आएगा एनीमोमीटर। पवन द्वारा वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले टूट तथा जो है अपमूलन। तेज गति से चलने वाली पवन के कारण पादपों यानी विशेषकर वृक्षों की शाखाएं टूट जाती हैं। कभी कभी संपूर्ण वृक्ष भी मूल सहित उखड़ जाते हैं। इसे ही हम टूट या अपमूलन कहते हैं। फिर अगला है विरूपण। सदैव एक ही दिशा में तेज गति की पवन पौधों की आकृति में स्थायी रूप से परिवर्तन कर देती है। इसे ही हम विरूपण कहते हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार बन जाता है कि उनसे कम वायु का प्रतिरोध हो। विरूपण पर्वतों एवं समुद्र तट की वनस्पति में सामान्य रूप से देखने को मिलता है। देखिए, विरूपण का जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देखिए कि इस डायग्राम में जो पेड़ पौधे हैं, पवनों का एक दिशा में बहने के कारण ये पवन के समानांतर दिशा में जाते हैं, जिससे वायु का कम से कम प्रतिरोध हो और अपने आप को स्थायी रख सकें। इस प्रकार इनमें स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मृदा अपरदन तथा निक्षेपण। तेज गति से चलने वाली पवन भूमि की ऊपरी उपजाऊ मृदा को उड़ा ली जाती है। इसे ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। परिणामतः पादपों की जड़ें अरक्षित हो जाती है या नग्न हो जाती है। इसके साथ ही वे क्षेत्र जहां अतिरिक्त रूप में मृदा जमा होती है, वहां उगने वाले पादपों के लिए यह अनुपयुक्त हो जाती है। रेगिस्तान के विस्तार में पवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला
पतन, तेज पवन के कारण मैदानी खेतों में फसलें एवं कोमल तनों वाले पौधे भूमि पर गिर जाते हैं, इसे ही हम पतन कहते हैं। वामनी भवन, ये पौधे शुष्क हवाओं के प्रभाव में उगते हैं। निर्जलीकरण तथा आशुनता की कमी से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण पौधे में वामनता आ जाती है या बोनापन आ जाता है, ये प्रभावी वामनीकरण कहलाता है। परकीर्णन, डिस्पर्सल, प्रकृति में बीजों के परकीर्णन द्वारा पौधे के सुदूर क्षेत्रों में वितरण के लिए काफ़ी सीमा तक पवन ही उत्तरदायी है। वायु उनके परागण प्रक्रिया में भी मदद करती है। शुष्कन, तेज गति की पवन वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देती है, जिससे पौधे में आंतरिक जल संतुलन बिगड़ जाता है और जल की कमी के कारण पौधे शुष्कन से प्रभावित रहते हैं। प्रवाह एवं दाब, करंट एंड प्रेशर, भौतिक कारकों के अंतर्गत वायु एवं जल का प्रवाह एवं दाब भी महत्वपूर्ण माना गया है। जल के प्रवाह के कारण ही जलीय आवासों के प्रकारों में गति में जलीय आवास फ्लोटिंग हैबिटेट का विशेष स्थान है। प्रवाहित जल में धाराएं, करंट्स एक मुख्य नियंत्रक एवं परिमितिकारी भूमिका निभाती हैं। गति में जल के जीवों में विशेष अनुकूलन देखे जा सकते हैं। तीव्र प्रवाह में प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्म जीवों की कमी मिलती है। जल का दाब भी जल स्रोतों हेतु जंतुओं के लंबवत यानी अनुदैर्ध्य वितरण एवं संरचना को प्रभावित करता है। समुद्रों में सतह पर जंतुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, किंतु गहराई में जहां दाब बढ़ा हुआ होता है वहां जंतुओं की संख्या में कमी देखी गई है। समुद्री जल के जंतु संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड एवं कोमल फ्रेजाइल होते हैं। वायु प्रवाह और संवेग भी जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। वायुदाब भी समुद्र तल से ऊपर जाने पर कम होता जाता है, इससे भी जंतुओं का प्रकार एवं वितरण प्रभावित होता है। पौधों में भी संरचना, वाष्पोत्सर्जन, परागण, प्रकीर्णन पर होने वाले प्रभाव सर्वविदित है। थैंक यू।